हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। सो एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स को फुल डेडिकेशन है ये सारे मॉक टेस्ट। जैसे कि मॉक टेस्ट का जो अगर आप एग्जाम का पैटर्न देख पा रहे हैं तो इसमें आपके 8 to 9 क्वेश्चंस बनते हैं वकैब के एंड रेस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस आपके बनते हैं एरर डिटेक्शन के। एरर डिटेक्शन के अंदर फिलअप्स के भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी आते हैं और लास्ट में आपका आता है क्लोज टेस्ट जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। ये सारी चीजें कंसर्न करते हुए मॉक टेस्ट आपकी सीरीज हमने स्टार्ट की है। ठीक है, आज हमारा ये जो मॉक टेस्ट है दिस इज द 10th वन और 11th मॉक टेस्ट है हमारा। तो इससे पहले जितने भी हमने मॉक किए हैं सभी जो एसएससी के कैंडिडेट्स हैं एमटीएस के, ठीक है, सिंस अभी एग्जाम हमारा फरवरी में चला गया है तो ये सारे मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाइए। सभी बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं आप सभी के लिए। ठीक है, इनको लगाना है, एक बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप ये मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो आपके मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम वेट नहीं करेंगे क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई कांट फिट दिस टेडी बियर इन माई अलमीरा। वो कह रहा है कि जो टेडी बियर है ना मैं अपने अलमीरा के अंदर इसको फिट नहीं कर पा रहा हूं। क्या कारण था? इट इज सो। अब ये है क्या? अब ये देखो ये कैसा है, जुडिशियस तो होगा नहीं। जुडिशियस का मतलब तो होता है जो जज से रिलेटेड हो, जो जजमेंट करता हो। टेडी बियर कैसे जज करेगा, है ना। लिबरल से क्या समझते हो? जैसे एक ऐसा पर्सन जिसकी थॉट्स लिबरल हो, मतलब जो हर किसी के आइडियाज को एक्सेप्ट कर ले। टू एक्सेप्ट एनीवन्स आइडियाज है ना, इजिली टू एक्सेप्ट एनीवन्स आइडियाज इजिली, हर किसी की बात को सुन ले, मान ले, लिबर्टी आजादी, लिबरल बनाए वहां से, हर किसी के आइडियाज को, थॉट्स को इजीली एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। पेटिट होता है एक गर्ल को बोलते हैं। पेटिट एक्चुअल में ना एक गर्ल की जिसकी हाइट कम रह जाती है ना, छोटी शॉर्ट हाइट वाले गर्ल को बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, शॉर्ट हाइट, जिन गर्ल्स की हाइट छोटी रह जाती है, जो स्लिम होती हैं, ठीक है, शॉर्ट हाइट की होती हैं और जो स्लिम होती है ना उन्हें बोलते हैं पेटिट गर्ल। ठीक है, ये बोला जाता है पेटिट गर्ल, शी इज अ पेटिट गर्ल। ये पूरा पेटिट गर्ल, शॉर्ट हाइट और जो स्लिम हो उसे बोलते हैं पेटिट गर्ल। एंड नेक्स्ट वी हैव जाइजेंटिक। तो वो टेडी बियर जो था वो अलमीरा के अंदर फिट नहीं हो रहा था, इसका मतलब वो जाइजेंटिक रहा होगा, खूब बड़ा रहा होगा ना, जाइजेंटिक। सो वी हैव आंसर हियर जाइजेंटिक। जाइजेंटिक का मतलब होता है वेरी ह्यूज, बहुत लार्ज। ठीक है, वो बहुत बड़ा था, बहुत लार्ज था। इट इज दैट इज वाई इट कुडंट fit in the almirah. So we have answer C here. Next we have question number 2. The bank was prepared to dash chance and lend him 40% of the purchase price. So we have options here: make a, spare a, take a and see a. तो सीधी सी बात है, the bank was prepared to। अब देखो टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी तो यहाँ पे आएगा टू टेक अ चांस। ठीक है, तो टेक अ चांस का मतलब होता है टू टेक रिस्क। ठीक है, तो बैंक जो था वो प्रिपेयर्ड था क्या? रिस्क लेने के लिए। ठीक है, वो चांस ले रहा था, रिस्क ले रहा था। टू टेक अ रिस्क, टू टेक अ चांस। ठीक है, ये पूरी वर्ब है। टू टेक अ चांस का मतलब होता है टू टेक रिस्क। एंड लेंड हिम, और उसको दे दिए 40% ऑफ द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस के 40% पे उसको दे दिया। बैंक चाह रहा था कि वो रिस्क ले। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? आंसर सी, टेक अ चांस का मतलब होता है टेक अ रिस्क। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट ऑप्शन दैट कैन यूज अ वन वर्ड पूछा है, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर जो मतलब जो किसी भी चीज को देख के एक्साइट ना होता हो, इंटरेस्ट सारे खत्म कर दिए हो, तो क्या बोलेंगे? हमारे पास में एक वर्ड है डेस्पोट। नेक्स्ट वी हैव होस्टाइल, माइजरली एंड मंडेन। देखिए डेस्पोट से आप क्या समझते हैं? डेस्पोट होता है एक तरह का टायरेंट। ठीक है, ऑटोक्रेट, अपना ही शासन चलाए। और डेस्पोट से बनता है डेस्पोटिज्म। ठीक है, डेस्पोटिज्म से क्या समझते हो? एक ऐसा शासन जो जहां पे सिर्फ मतलब टोटलिटेरियनिज्म ही हो, पूरा सारा सब पूरा ही राज्य उसका हो, जैसे साउथ कोरिया में जो है ना, वहां पे क्या है? ऑटोक्रेसी है पूरा का पूरा। ठीक है, डेस्पोटिज्म का मतलब होता है ऑटोक्रेसी, जहां पे मतलब खुद ही का ही शासन हो और किसी की ना सुनी जाए, डेस्पोटिज्म। होस्टाइल का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट फीलिंग रखना, मतलब द्वेष की भावना रखना। होस्टाइल आपके किसी फ्रेंड जो आपका एनिमी है तो उसके अंदर उसके प्रति मतलब उसके प्रति आपके मन में कैसी फीलिंग्स होंगी? होस्टाइल वाली फीलिंग्स ही होंगी अपने एनिमी के लिए। किसी के अगेंस्ट फीलिंग रखना। ठीक है, अगेंस्ट फीलिंग रखना। मंडेन एक ऐसा इंसान होता है
जो बिल्कुल बोरिंग सा होता है ना, जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मंडेन, ठीक है। तो ऐसे लर्न कर लो कि अब तो मन में कुछ नहीं रहा, मन किसी भी काम में नहीं लगता, मतलब नो इंटरेस्ट, ठीक है। मन किसी भी काम में नहीं लगता, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मन के अंदर, मन किसी चीज में नहीं लगता। तो वी हैव आंसर है सी। माइजरली का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं ना, जो कम खर्च करते हैं। थ्रिफ्टलेस, जो थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंस तो होता है, एक्स्ट्रावेगेंट तो वो होता है जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, ठीक है। और थ्रिफ्टलेस होता है जो कम खर्चा करे, माइजर, ठीक है। पेन्यूई, इस तरह से। तो मंडेन यहाँ पे आपका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, अ 4-footed एनिमल। तो 4-footed जिसके 4 लेग्स होते हैं, 4 फुट होता है। क्वाड्रैप ही बोलते हैं, क्वाड्रा, है ना। क्वाड्रैप का मतलब होता है 4, क्वाड्रैप। जैसे ये बाइब्ड है, बाय का मतलब होता है 2, क्वाड्रैप का मतलब 4। मैमल एंड रेप्टाइल्स, मैमल कौन से होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जो लिविंग को बर्थ देते हैं ना, जैसे ह्यूमन बीइंग देखो लिविंग्स को बर्थ देते हैं, तो मैमल्स हुए। जैसे कैट का बच्चा कैट ही होता है, ठीक है, लिविंग को। जैसे डॉग को ही बर्थ देता है वैसे। और रेप्टाइल्स वो होते हैं जो एग के थ्रू बर्थ देते हैं, जैसे स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, इनके एग्स होते हैं ना, एग्स के थ्रू जो मतलब बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। और लिविंग का लिविंग के जैसे होता है तो उसको बोलते हैं बिना एग के जो होते हैं मैमल्स। समझ में? ह्यूमन बीइंग भी तो मैमल्स ही हैं। तो वी हैव यहाँ पे आंसर जो होगा 4-footed पूछा था, सी, आंसर सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए फटाफट से, जिनको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये सारे सेशन बहुत फ्रूटफुल है, सभी इनको लगा के जाइएगा और सेशन को लाइक करिए, ठीक है। We thought that there was a good idea to wear snow boots before we stepped out, ठीक है। We thought, हमने सोचा, है ना, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमने सोचा। There was a good idea, वहां पे एक गुड आइडिया था, हमने सोचा वहां पे गुड आइडिया है, कोई आइडिया रखी। हम यही बोलते ना, देयर वाज, जैसे हम कोई स्कूल कैसे लिखते थे पहले, तो यही लिखते थे ना, देयर वाज 4 रूम्स, देयर वर 4 रूम्स इन आवर स्कूल, देयर वाज अ लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, इस तरह से ना, वहां पे एक लाइब्रेरी थी। बट हमने सोचा, है ना, देयर वाज अ गुड आइडिया, वहां पे एक आइडिया होगा, हमने सोचा ये गुड आइडिया है। इट वॉज, इट यहाँ पे क्या आएगा? इट वॉज, क्योंकि आइडिया वहां पे कोई चीज नहीं है। जैसे हम स्कूल वगैरह में स्कूल का ऐसे लिखते थे, यही लिखते थे ना, देयर वर 4 रूम्स इन आवर स्कूल, देयर वाज अ लाइब्रेरी, देयर वाज 20 क्लासरूम्स इन आवर स्कूल, राइट। तो इस तरह से, तो वहां पे 4 रूम थे, एक क्लासरूम थी। यहाँ पे तो हमने सोचा वहां पे गुड आइडिया था, गुड आइडिया था नहीं, हमने सोचा ये गुड आइडिया होगा। He thought it was a good idea, हमने सोचा ये गुड आइडिया होगा, इट, ठीक है। क्या? टू वियर स्नो बूट्स को पहनना, बिफोर वी स्टेप्ड आउट, ठीक है। हम जब बाहर जाएं तो बाहर जाने से पहले ये अच्छा आइडिया होगा कि हम स्नो बूट्स को पहने। वी थॉट इट वाज अ गुड आइडिया। सो वी हैव एरर इन पार्ट डी, वी हैव डी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। There have been 3 breaks in our society this month. देखे, there have been, है ना, वहां यहाँ पे रहे हैं क्या, कितने? 3 क्या? ब्रेक्स इन। देखो ये फ्रेजल वर्ब होती है, तो इसमें ब्रेक्स इन नहीं होता, ब्रेक इन्स होता है, ठीक है। ब्रेक्स इन का मतलब होता है कि कोई आपकी मतलब बिल्डिंग में या आपके कोई एरिया में ना 3 बार, मतलब ये 3 यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना नंबर, तो कोई आपकी टेरिटरी में, आपके कोई एरिया में, कोई बिल्डिंग में कोई चोर मतलब आने की कोशिश करे, है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन्स, ठीक है। ये इसको उस चोर ने कितना 3 बार अटेम्प्ट किया ना, 3 बार अटेम्प्ट किया, कहाँ? इन अवर सोसाइटी दिस मंथ, इस मंथ में ना। इस तरह से ब्रेक इन्स का मतलब होता है टू अटेम्प्ट, है ना, जबरदस्ती किसी जगह पे घुस जाना, रोबर के लिए आता है ये सब। तो यहाँ पे होगा 3 ब्रेक इन्स। सो वी हैव एरर इन पार्ट ए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, ये बस हमारा कोर्स है, इसके बारे में जैसे कि मैं अपने मॉक टेस्ट में बताती हूँ। ये जो हमारा कोर्स है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया हमने एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा सभी एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 1 साल की आपकी वैलिडिटी है, जो सभी कोर्सेज में रहती है, नो डाउट। लेकिन इस कोर्स की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे 6 से 7 महीने क्लासेस चलेंगे लाइव, और हर रोज 1.5 घंटे आप मेरे साथ में कनेक्ट रहेंगे। डाउट सेशन भी मैं आपके खुद दे लूंगी ना। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से। कोई भी एसएससी का एस्पिरेंट है जो चाह रहा है अपने इंग्लिश को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये अवेल हो सकता है आपके ML कैंपस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे जाके।
चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, द ताजमहल, ठीक है, ताजमहल से पहले आर्टिकल द लगता है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड. तो ये देखो वन ऑफ है ना, वन ऑफ जब भी आ जाए ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो जब भी ऑफ आता है ना, ऑफ ध्यान रखना एक बहुत प्यारी चीज, ऑफ जो होता है ना वो एक ऐसी प्रेपोजिशन होता है जो आउट ऑफ मैनी में से सिलेक्शन का काम करता है. आउट ऑफ मैनी में से ऑफ जो होता है एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो आउट ऑफ मैनी में से सिलेक्शन का काम करता है. तो कई सारे ऑफ के बाद में आने वाला जो काउंटेबल नाउन है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम कभी यूज नहीं करते. तो ऑफ के बाद में क्रिएशन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल करना पड़ेगा क्योंकि छटाई का काम करता है, छांटने का काम करता है. तो छटाई का काम कैसे करेंगे, जब बहुत सारे होंगे तो उनमें से एक बताएंगे ना, जब बहुत सारा होगा तो ही तो एक बताएंगे. तो वही चीज यहाँ पे है कि जो ताजमहल था, ताजमहल है इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी क्रिएशन तो बनानी पड़ेगी ना, जितनी भी क्रिएशन पूरे वर्ल्ड में एक तो नहीं है ना, तो बहुत सारी क्रिएशन में से ताजमहल एक है, तो बहुत सारी बनानी पड़ेगी ना. मोर ओवर बात यह कि जब भी ऑफ प्रेपोजिशन आ जाता है ना, उसके बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी नहीं आता. सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं कभी नहीं आता, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम कन्वर्ट करते हैं. ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है. क्यों, क्योंकि बहुत सारों में से एक को छांटता है, तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे ना, बहुत सारे हमने बनाए प्लूरल करके. सो वी हैव एरर इन पार्ट सी. आई होप आपने समझा होगा इस कॉन्सेप्ट को. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट. अब देखिए इन द स्टेट ना, पूरी स्टेट के अंदर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो पार्क है ना, पार्क हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या है, डिटर्मिनर, ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है. इज द लार्जेस्ट, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आया है. कौन सी लार्जेस्ट, क्या है, बर्ड सेंचुरी है ना, सेंचुरी थी और सेंचुरी से पहले कौन सी सेंचुरी थी, बर्ड सेंचुरी. कोई दिक्कत नहीं, इन द स्टेट, पूरी स्टेट के अंदर जो ये है सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, कोई दिक्कत नहीं है. आप देखिए तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसको आराम से सुनना. जैसे हम अगर अपनी खुद की क्वालिटी बताते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आती है. आई एम टॉल, आई एम ब्यूटीफुल, देखो सब पॉजिटिव डिग्री है ना. लेकिन जब मेरी क्वालिटी का कंपैरिजन किसी और के साथ होगा, क्योंकि क्वालिटीज का ही कंपैरिजन किया जाता है ना, मैं नेहा से ज्यादा टॉल हूं, आई एम टॉलर, टॉल का क्या बन गया, टॉलर, देन कंजंक्शन आया, आई एम टॉलर देन नेहा, ठीक है. ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई. अब मैं बोली पूरी क्लास में मैं सबसे बड़ी हूँ, पूरी टाउन में सबसे बड़ी हूँ, वो पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ी हूँ, पूरी स्टेट में सबसे बड़ी हूँ, तो आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्टेट, आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास, इस तरह से. तो वही बात की जा रही है पूरी स्टेट के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर, ठीक है. ये जो पार्क है ना सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, पूरी स्टेट के अंदर सबसे बड़ा है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगाते हैं. पूरा क्वेश्चन एकदम सही है, कोई भी एरर नहीं. क्लियर है, क्योंकि पूरी स्टेट में सबसे बड़ा है, पूरी कंट्री में सबसे बड़ा है, पूरी एशिया में सबसे बड़ा है. तो जब किसी ग्रुप में से आप किसी चीज को सबसे बड़ा, सबसे सुंदर है ना, एकदम अलग बना देते हो, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, आई वॉज एंग्री. आई मेरा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है. और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं. ऑन प्रेपोजिशन थी, ऑन माई सेल्फ. फोर हमारी प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन की बात में देखो जो वर्ब आती है हमेशा आईएनजी फॉर्म में आते हैं. मेक हमारी वर्ब थी और आईएनजी लगाए, जिरेंट फॉर्म बना. ये जो जिरेंट है ये ऑब्जेक्टिव केस बना किसका, प्रेपोजिशन का, क्योंकि हमने ये सीखा है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ भी सकते हैं और नहीं भी. क्यों, क्योंकि कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, और कुछ वर्ब इनट्रांजिटिव होती है, उनके ऑब्जेक्ट नहीं होते. लेकिन प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्टिव केस होते ही होते हैं, जितनी प्रेपोजिशंस उतने उनके ऑब्जेक्टिव केस. तो प्रेपोजिशन के बाद में हमें वर्ब गिवन थी और वर्ब के अंदर आईएनजी लगाए, हमारा क्या बन गया, जिरेंट. ये एकदम सही है. सच अ सिली मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है. आई वॉज एंग्री, अब यहाँ पे देखो ये आपका जो था ना फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है, ठीक है. आई वॉज एंग्री, एंग्री के साथ में ऑन नहीं लगता. आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ, आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक. तो एंग्री विद समवन एल्स, एंग्री विद माई सेल्फ, इस तरह से, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, द बैलून फ्लू अप. तो फ्लू अप हमारी वर्ब के सेकंड फॉर्म हो गई, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है. एज सून एज, बैलून उड़ गया जैसे ही द मैन कटिंग द स्ट्रिंग,
तो कटिंग तो यहाँ पे देखो इरेलीवेंट है ना, जैसे ही उस स्ट्रिंग को काटा और बलून उड़ गया। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसकी मदर बहुत टाइम से आई नहीं घर पे, तो शाम को जब उस बच्चे ने माँ को देखा, जैसे ही उसने माँ को देखा वैसे ही वो खुश हो गया, ठीक है। द बॉय या द चाइल्ड गॉट हैप्पी, द चाइल्ड गॉट हैप्पी as soon as he saw his mother। आप समझ पा रहे हैं, जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा वैसे ही वो खुश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या क्या होगा, जैसे ही उसने देखा, जैसे ही देखा वैसे ही वो क्या हो गया, खुश हो गया। V2 क्या समझते हो, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आप इमीडिएट परफॉर्म करते हो। जैसे ही मैंने लायन को देखा वैसे ही मैं भागी, जैसे ही माँ को देखा वैसे ही वो खुश हुआ, जैसे ही देखा, ठीक है, जैसे ही देखा मतलब सॉ, जैसे ही देखा वैसे ही खुश होना मतलब गॉट। समझ पा रहे हैं, तो V2 में जाएगा। तो जैसे ही बलून की स्ट्रिंग को काटा वैसे ही वो उड़ा, ठीक है, दोनों पैरेलल एक्शन रहे होंगे, साथ साथ में हुए हैं। तो जैसे ही स्ट्रिंग को काटा, तो काटा मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म कट, क्योंकि तीनों फॉर्म सेम रहती है, कट 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 पुट पुट पुट, है ना। तो जैसे ही काटा कट, वैसे ही वो उड़ा फ्लू। समझ पा रहे हैं, दोनों पैरेलल एक्शन है ये। तो द बलून फ्लू अप, बलून उड़ा एज सुन एज द मैन कट द स्ट्रिंग। सो वी हैव एरर इन पार्ट बी। क्लियर है, आई होप आपने चीज को समझा होगा इस एग्जांपल के थ्रू। नेक्स्ट, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई, इन हमारा प्रेपोजिशन है, दिस समर, कोई दिक्कत नहीं है। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, किसके सिस्टर के घर पे, किसकी सिस्टर ना, ये मेंशन नहीं किया ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन से सिस्टर की बात की जा रही है। तो ललिता आया है तो हम ललिता के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, कौन सा, ललिता। ललिता का हम मतलब यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे, ललिता विल गो टू हर हर सिस्टर्स हाउस। समझ पा रहे, क्योंकि हमें सिस्टर्स, कौन सी सिस्टर, किसके सिस्टर है ना, बताना पड़ेगा ना। तो हम यही मान के चलना ललिता अपनी सिस्टर के यहाँ जाएगी, तो ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। करेक्ट है ये। So we have error in part A, right? Lalita will go to her sister's house. I think आपको आपने समझा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन का एरर था, क्योंकि ललिता देखो टू सिस्टर्स हाउस, किसके घर पे, कौन सी सिस्टर के घर पे, बताना पड़ेगा ना किसकी सिस्टर, ललिता की सिस्टर, तो टू हर सिस्टर्स हाउस ऐसे। Only 5 minutes are allowed for each speaker during the function। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट दिए जाएंगे, किसको, 5 मिनट दिए जाएंगे, किसको, हर एक स्पीकर को। कब, ड्यूरिंग हमारा प्रेपोजिशन है, फंक्शन के दौरान, है ना। तो 5 मिनट सबको दिए जाएंगे, 5-5 मिनट, तो इंडिविजुअली 5-5 मिनट दिए जा रहे हैं ना। तो ये अपने आप में पूरा यूनिट एक ही हुआ ना, 5 मिनट। ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं कहा जा रहा कि आपको 5 मिनट मिले तो आप 2 मिनट पहले बोल सकते हैं, फिर आधे घंटे के बाद में आपको 3 मिनट और दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि जो 5 मिनट है ना, 5 मिनट ये पूरे इकट्ठे दिए जाएंगे हर एक स्पीकर को, जितने भी स्पीकर है ना हर एक को दिए जाएंगे 5 मिनट। तो जो 5 मिनट है ये इकट्ठे दिए जा रहे हैं, तो जब ये इनकी यूनिट एक है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। दोबारा देखिए, अगर मैं ये बोलूं, इस क्वेश्चन को एक सेकेंड ऐसे समझना, अगर मैं ये बोलूं 10 रुपीज पर या वॉज गिवन टू एवरीवन, हर किसी को दिए गए, तो 10 रुपीज है, 10 रुपीज, तो 10 रुपीज सिंगल यूनिट है ना, 10 रुपए इकट्ठे हैं। ऐसा तो नहीं किया जा रहा कि 3 रुपए दिए, फिर 2 रुपए दिए, फिर 5 रुपए का नोट दिया, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। 10-10 रुपए सभी को दिए गए, तो 10 अपने आप में पूरी यूनिट एक है, ठीक है। तो अपने आप में एक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज। वैसे ही 5 मिनट जो थे ना, 5 मिनट इकट्ठे ही दिए गए, मतलब हर किसी को, इंसान तो अलग अलग थे, जो लोग थे, स्पीकर है ना, मान लो वहां पे बोलने वाले जो वक्ता है, स्पीकर है, 15 होंगे, तो ये कहा जा रहा है सभी को 5-5 मिनट दिए गए, तो 5 मिनट जो है वो सिंगल यूनिट है। आप समझ पा रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि जो 15 वक्ता थे, 15 बोलने वाले थे, तो वहां पे उन सभी को पहले 3 मिनट दिए गए, फिर 2 मिनट, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। अगर ऐसा कहा जाता फिर उस केस में हम यहाँ पे आर लगाते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है 5 मिनट सभी को इकट्ठे दिए गए, मतलब 5 मिनट पूरी सिंगल यूनिट है, 5 मिनट इकट्ठे दिए गए हैं हर एक इंसान को। तो 5 मिनट्स इज अलाउड फॉर ई स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन, ठीक है ना, ये पूरा। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो देखो, मिनट्स हमारा नाउन है, क्योंकि जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो हमारा नाउन होता है,
ठीक है, और नाउन से पहले क्या आया, यूनिट। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ये रूल है, यूनिट जब भी आए और उसके बाद नाउन आता है ना पूरा, अगर एज ए सिंगल यूनिट आया है, ठीक है, तो उसके बाद में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। खैर मैं तो इन सब चीजों को नहीं मानती, मेरे को ये लगता है कि इस तरह से रूल ना लर्न करके आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जब आपको लग रहा है पूरी सिंगल यूनिट है ना, वो एज ए यूनिट, इस चीज को डिवाइड नहीं किया गया, ऐसे 5 मिनट को डिवाइड नहीं किया गया कि 3 और 2 मिनट में डिवाइड कर दिया। 5 मिनट जो है वो पूरी सिंगल यूनिट है, तो सिंगल जब यूनिट ट्रीट किया जाता है, जब वो पूरी सिंगल यूनिट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इट इज एज सिंपल एज। तो यहाँ पे आपका एरर होगा सी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्रिवन अप, ठीक है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ड्रिवन अप द प्राइस, प्राइस को बढ़ा दिए। जो कंपटीशन था ना वो रेस्टोरेंट के अगेंस्ट नहीं था, है ना, यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर ही था। फियर्स कंपटीशन ये था अमंग रेस्टोरेंट्स, है ना, अमंग जितने भी रेस्टोरेंट्स है उनके बीच में था ना, तो अमंग रेस्टोरेंट आएगा यहाँ पे, तो नहीं आएगा, नो प्रोवन लॉन्ग नहीं बनेगा, यहाँ पे अगेंस्ट नहीं था। फियर्स कंपटीशन अमंग रेस्टोरेंट, जितने भी रेस्टोरेंट थे उन सब में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, इसकी वजह से जो था प्राइस आपके हाइक हो गए, बढ़ गए। ठीक है, उन सबके बीच में अमंग, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, है ना, अमंग द स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो वही था जो कंपटीशन था, वो अमंग रेस्टोरेंट्स हैज ड्रिवन अप द प्राइस। ठीक है, सारे रेस्टोरेंट के बीच में वो कंपटीशन था, उसकी वजह से वो प्राइस क्या थे आपके, हाइक हुए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, इसको जरूर ध्यान देना, पेपर में जल्दबाजी मत करना। सिनोनिम पूछा है गिवन वर्ड का, गिवन वर्ड क्या है, क्योज। क्योज से क्या समझते हो, बहुत ज्यादा अफरा तफरी ना, बहुत ज्यादा क्योज हो गया। देखिए, कंफ्यूजन, फ्यूजन, टेंशन, डर्ट, हर मतलब क्योज का मतलब होता है कंफ्यूजन, हर जगह अफरा तफरी होना, कंफ्यूजन होना ना, तो इसका आंसर तो यही होगा, कंफ्यूजन। फ्यूजन से क्या समझते हो, जब दो या दो से अधिक, है ना, या एक या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक बन जाती है ना और नई यूनिट बनाती है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, वैसे ये साइंस का वर्ड है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। न्यूक्लियर फ्यूजन्स का नाम सुना होगा ना, न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं, एटम्स होते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं, ये आपके एटम्स होते हैं जो एक से ज्यादा मिलकर जो एटम्स बनते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्यूजन। टेंशन तो सभी को मालूम है, डर्ट गंदगी सभी को मालूम। सो वी हैव आंसर हियर ए, काफी इजी था ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे भी अगेन सिनोनिम पूछा है गिवन वर्ड का, और वर्ड क्या है हमारे पास में, मंच, मंचिंग करना। मंच आती है ना चॉकलेट, उसको क्या करते हो, मंच तो करते हो, तो मंच करना मतलब च्यू करना, च्यू करना। ठीक है, ये है आंसर च्यू। च्यू का मतलब तो उड़ना होता है, ड्रू का मतलब ड्राइंग करना होता है, बर्फ का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्सेस में कुछ खा लेते हो फिर आपकी एसिड बन जाती है, तो फिर आपके जो ढकार आप लेते हो दैट इज कॉल्ड बर्फ, है ना, बर्फ। सो वी हैव आंसर ए हियर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, डेबिलिटेट। ठीक है, डेबिलिटेट, इसका क्या पूछा, सिनोनिम, डेबिलिटेट। इसको ऐसे लर्न करना, डेबिलिटेट का मतलब हो रहा है टू वीकन समवन या समथिंग, है ना, बाय फिजिकली और मेंटली। किसी इंसान को फिजिकली और मेंटली जब वो वीक हो जाता है तो उसको बोलता है डेबिलिटेट। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, कोई कंट्री है जो पहले से धीरे धीरे वीक हो गई है, तो डेबिलिटेट मतलब बहुत ज्यादा उसकी गलत, मतलब बहुत ज्यादा गंदी हालत में आ गई है वो कंट्री, है ना, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई है वो कंट्री। डेबिलिटेट पर्सन है अगर है तो पर्सन कैसा होगा, वीक हो गया, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब ऐसा होता है वीक। ठीक है, कोई इंसान फिजिकली और मेंटली वीक हो जाए तो डेबिलिटेट बोलते हैं। कंट्री का होना मतलब, वीक होना मतलब कंट्री अब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तो डेबिलिटेट। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि कोई इंसान ना पहले डबल था, एट करके, खा के, ठीक है ना, एट कर करके कोई इंसान पहले डबल था, अब वो क्या हो गया, वीक हो गया, अब वो क्या हो गया, वीक हो गया। समझ पा रहे हैं, डेबिलिटेट, पहले खा के वो डबल हो गया, अब वो क्या हो गया, वीक हो गया। वाइटलाइज, वाइटल, वाइटल का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, वाइटल, वीवा, वाइटल, ये इन सब का मतलब होता है एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। एनिमेट, जो एनिमेशन मूवीज बनती है, लिविंग, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड है ये। सस्टेन मतलब हम फ्यूचर के लिए कुछ चीजें सस्टेन कर पाए, जैसे वाटर की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है ना, फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाए, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, क्योंकि सिनोनिम पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, इमिनेंट। इमिनेंट, इसका एंटोनिम पूछा है इमिनेंट का। इमिनेंट से आप क्या समझते हैं, इमिनेंट एक, इमिनेंट से आपसे ये ऐसे समझो,
व्हेन वी गेट टू नो कि हमारे साथ में ना कुछ मतलब अनप्लेजेंट होने वाला है ना, कभी कभी हमें को ये आभास हो जाता है ना, इंट्यूशंस आ जाते हैं कि अब कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, आपको जब ये लगे कि आपके साथ में कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है तो उसको बोलते हैं इमिनेंट। तो नियर क्लोज तो होगा नहीं, अनस्टॉपेबल होगा नहीं, रुके ना। अब इसका एंटोनिम पूछा है हमें, जब ये पता लगे कि कुछ हमारे साथ होने वाला है, कुछ जल्दी ही कुछ गलत अनप्रेजेंट होने वाला है। इम्पेंडिंग तो देखो इसका सिनोनिम हो जाएगा इमिनेंट। इमिनेंट होता है कोई खतरा, जब आपको ये हो जाए डेंजर, जब आपको ये लगे कि कोई खतरा आपके पास में आने वाला है, कोई खतरा आप पे मंडरा रहा है, इम्पेंडिंग, डेंजर, ठीक है, इमिनेंट, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। और हमें एंटोनिम है तो इसका एंटोनिम बनेगा डिस्टेंट, क्योंकि आपको जब लग रहा है कि कोई खतरा आपके आसपास ही है, आप पे मंडराने वाला, कुछ आपके साथ गलत होने वाला है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, है ना, दूरी, फार, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, आपको लग रहा है कुछ अभी आने वाला, कुछ हमारे साथ गलत होने वाला, मतलब वो नियर है ना, वो चीजें अभी कुछ होने वाला हमारे साथ में। और डिस्टेंस का मतलब फार, फार मतलब अभी बहुत टाइम है, डिस्टेंट मतलब फार। तो इसका एंटोनिम पूछा था, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज सी। So we have next question, क्वेश्चन नंबर 18, कोपियस। ये पहले भी देखिए हमने दो तीन जो हमने मॉक्स किया ना, उसमें भी ये वर्ड आया कोपियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोपियस, कोपियस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होती है, प्लेंटी, अबेंडेंट, ठीक है। ग्लोर, जो जिसमें गैलोर जो है, गैलोर इसका सिनोनिम हो गया, हमसे एंटोनिम पूछा गया इसका। तो प्रचुर मात्रा में, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है। तो अबंडेंट, अबंडेंट। तो अभी देखिए कोपियस, गैलोर, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। इनफ, जितना चाहिए उतना है आपके पास में, एज मच एज रिक्वायर्ड, जितना है, ठीक है। मीगर, मीगर का मतलब होता है जो लोग किसी चीज में कमी होना ना, कंजूस टाइप के जो लोग होते हैं। तो ये इसका आपका एंटोनिम पूछा था, इसका अप्रोप्रिएट आंसर तो डी ही होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, डी। और अनस्पेयरिंग का मतलब होता है, अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग होता है एक ऐसा इंसान जिसके मन में दूसरों के लिए पिटीनेस ना हो, ठीक है, दूसरों के लिए कोई काइंडनेस ना हो, तो अनकाइंड पर्सन, ठीक है, कोई काइंडनेस शो ना करता हो दूसरों के लिए, अनस्पेयरिंग। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, मीगर। मीगर मतलब जो कंजूस होते हैं, जो खर्च नहीं करते। और ये कॉपियस, बहुत मतलब कॉपियस, गैलोर, बाउंटीफुल, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, गैलोर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एंटोनिम पूछा था मीगर, मीगर। नेक्स्ट भी है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, टू लीव। जैसे मान लो ये कोई लेक्चर चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, गेट अवे कर दिया ना, इस लेक्चर को लीव कर दिया। गेट अवे का मतलब होता है टू लीव, गेट अवे, किसी चीज से गेट अवे हो जाना मतलब टू लीव कर देना। क्लियर है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, ही ट्राइड गेट अवे फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द क्लास, कोशिश की वो क्लास से भाग जाए, लीव कर दे, तो गेट अवे, किसी चीज को लीव कर देना, वहां से भाग जाना। नेक्स्ट वी हैव, क्योंकि ये इडियम फ्रेज है ना, चलिए नेक्स्ट वी हैव सर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज है अगेन, बी एट अ लूज एंड, बी एट अ लूज एंड। देखो बी एट अ लूज एंड का मतलब होता है जब आपके पास में कुछ हो ना करने को, जब जैसे आप मान लो घर पे अकेले हो और कोई काम ही नहीं है करने को, तो आप क्या बोलोगे, आई मीन आई हैव एट अ लूज एंड, मेरे पास कुछ नहीं है करने को, आई हैव एट अ लूज एंड, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। टू हैव नथिंग टू डू, टू हैव नथिंग टू, बाकी सब इसमें गलत है। टू हैव नथिंग टू डू, जब आपके पास में कुछ ना हो करने को, एट अ लूज एंड, लूज एंड मतलब कुछ नहीं है करने को। नेक्स्ट वी हैव, एंड द लास्ट वन, हमारा जो आज का मॉक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या है, क्लोज टेस्ट। यहाँ से 5 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। इसको करिए, एक बार रीड करिए सभी। चलिए साथ साथ में रीड करते हैं और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। लेट्स रीड। इन द विलेज ऑफ वॉल, जो विलेज है कौन सा, वॉल, वॉल नाम का जो विलेज था। मैन वॉर, जो आदमी थे, क्योंकि विलेज है तो बहुत सारे आदमी रहे होंगे, तो मैन का मैन सही है। वो वॉर मतलब पास्ट टेंस की बात चल रही है, वॉर है ना। वॉर ब्राउन एंड ग्रे, जो आदमी थे वो ब्राउन और ग्रे पहनते थे। एंड इवन इन द रेडेस्ट हैंकर, ये हैंकर है, ठीक है, हैंकर चीफ वोन बाय द
रूडिएस्ट ऑफ द फार्मर्स वाज सून। कह रहे हैं कि जो वॉल नाम का विलेज है वहां पे जो आदमी थे ना वो पहनते थे ब्राउन और ग्रे कलर का, और इवन द जो एकदम एकदम लाल रंग का रेडियस्ट हैंकरचीफ होता था, हैंकरचीफ मतलब एक रुमाल टाइप का, दे वोन बाय द रूडियस्ट ऑफ द फार्मर्स, जो फार्मर्स थे जो किसान थे वो एकदम लाल रंग का ना हैंकरचीफ रुमाल को भी बांधते थे। वो सून डैश बाय द सन एंड द रेन मेक द मून। वो कह रहे हैं कि वो जो लाल रंग का जो कपड़ा जो फार्मर्स पहनते थे ना, जो सन था ना वो क्या करता था, और जो रेन थी वो उसको क्या करता था, देखेंगे कलर को कुछ कर देता होगा। ड्यू टू दिस, और उसकी वजह से क्या होता था, इट वुड डैश इजिली, मतलब वो जो पहनते थे ना उसकी वजह से सन और रेन उस कपड़े को कुछ कर देते होंगे, उसकी वजह से वो उसको उस कपड़े को कुछ हो जाता था। वाइल क्लोथ्स डू नॉट मेक, जबकि वो कह रहा है जबकि जो क्लोथ्स होते हैं ना डू नॉट मेक द मैन, जो कपड़े होते हैं ना वो आदमी को नहीं बनाते। एंड फाइन फेदर्स डू नॉट मेक, ये तो बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि जैसे अच्छे कपड़े पहने से आप अच्छे इंसान नहीं बनते, वैसे ही अच्छे फेदर लगाने से आप कोई अच्छे बर्ड नहीं बन जाओगे, है ना। बहुत अच्छी ये प्रोवर्ब है, ठीक है। हाउएवर, फिर भी, यद्यपि, थोन, थोन एक इंसान का नाम है, was not the same man, was not the same। देखो हमने कल के मॉक में भी किया था, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, है ना, सेम के पहले द लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। तो थोन जो था ना पहले के जैसा नहीं रहा, दैट ही हैड बीन, जैसा कि वो था, ही हैड बीन जैसे कि वो पहले था, पहले था मतलब पास्ट टेंस होगा, मोर पास्ट होगा, ठीक है, तो ही हैड बीन। देयर वॉज अ स्वैगर डैश हिज स्टेप्स, ठीक है, उसकी जो जब वो चलता था ना उसके मतलब चलन में ना कुछ अकड़पन आया। स्वैगर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट आया, कि जो कौन था ना वो भी पहले जैसा इंसान नहीं रहा, उसके भी चलन में ना एक अकड़पन आया, कॉन्फिडेंट आया, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस। इन द विलेज ऑफ वॉल men wore brown and gray and even the reddest handkerchief worn by the rudest of farmers was soon वो क्या हो जाते थे। अब देखो धूप के कारण और रेन के कारण वो क्या हो जाते थे, कवर्ड तो होंगे नहीं, ठीक है, लाइटेड। अब लाइटेड, स्मूथर, स्मूथर का मतलब तो किसी चीज को स्मूथ करना, मतलब मतलब स्मूथ, जब आप किसी को तकिए से ना किसी को मतलब मार देते हो ना, मुंह पे तकिया रख के जब किसी को मार देते हो तो स्मूथ करना, स्मूथर वो तो होगा नहीं। लाइटेड एंड लाइटेंड, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटेंड, लाइटेंड, लाइटेड नहीं लाइटेंड। सो वी हैव आंसर सी हियर, ठीक है। जो फार्मर्स थे जो लाल रंग का हैंकरचीफ पहनते थे वो भी क्या हो जाता था, लाइटेंड हो जाता, उसका जो कलर था वो फेड हो जाता था, लाइटेंड का मतलब फेड हो जाता था सन और रेन की वजह से। अमोर और वो जो कलर थे वो कैसे हो जाते थे, कलर सॉफ्ट हो जाएंगे, बुरिश हो जाएंगे, वाइब्रेंट हो जाएंगे, लाउटिश, लाउटिश होगा नहीं, कलर वाइब्रेंट नहीं होंगे, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होंगे कलर, कलर कैसे हो जाएंगे, बुरिश। बुरिश का मतलब होता है जैसे मान लो आपकी कोई खरोंच आई, मैंने नेल मारा तो नेल से मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुरिश काइंड ऑफ एक निशान हो जाएगा, बुरिश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज की गई है, यहाँ पे बुरिश का मतलब होगा मतलब वो जो जो कलर है ना वो फेड हो जाता था, है ना, और ज्यादा बुरिश हो जाता था, कलर एकदम फेड हो जाता था धूप और बारिश के कारण। सीधी सी बात है कि जो कलर्स होते हैं धूप और बारिश में फेड ही होते हैं। आप कपड़े लेके आते हो, नए कपड़ों में नई चमक होती है ना, जैसे जैसे उनको धोगे वो कलर क्या हो जाएंगे, बुरिश हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। ड्यू टू दिस की वजह से जब वो कपड़े फीके पड़ जाते थे, ड्यू टू दिस इट वुड, अब क्या वो कपड़ों के लिए आया, जो इट आया ना ये क्लोथ के लिए आया, ध्यान रखते चलो, इट जो प्रोनाउन है वो क्या आया, क्लोथ के लिए, है ना, क्योंकि जो कपड़े थे ना, कपड़ों की बात की जाए, देखो जो वो कह रहा है कि वो जो हैंकरचीफ लाल रंग का पहनते थे ना, वो फार्मर्स है ना वो जल्दी से वो क्या होता है, सन की वजह से, मतलब धूप की वजह से और बारिश की वजह से वो क्या होता है, लाइटेंड हो जाते थे कलर, और वो कलर है ना बुरिश हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से, इट वुड, अभी ये हैंकरचीफ के लिए आया ये कपड़ों के लिए, इट वुड, अब क्या है, इसकी वजह से वो कैसा हो जाता था, क्रम्पल एंड क्रीज। क्रम्पल एंड क्रीज का मतलब होता है किसी चीज को सिकुड़ जाना और सलवटें आ जाना, ठीक है। जब धूप में लगातार आप वो पहन के रखोगे, वो फीका पड़ गया, ठीक है, आप पूरे दिन देखो कपड़ा पहन के रखते हो तो रात तक वो कपड़ा देखो कैसे उसमें ना मतलब ना सिकुड़न सी आए थे कपड़े के अंदर, है ना, और सलवटें सी आ जाती हैं रात तक। आप सुबह तो आयरन करके पहनते हो, शाम तक देखो सलवटों से भर जाती है वो शर्ट ना। तो वही है, क्रम्पल एंड क्रीज का मतलब है मतलब सिकुड़ जाना और बहुत ज्यादा सलवटें आ जाना। कट एंड क्रैक्स, कपड़ों में कट एंड क्रैक्स तो आएंगे नहीं। लूजन एंड हैंग, कपड़े लूज और हैंग नहीं होते। रिप एंड टीयर मतलब कटे फटे होना, कपड़े कटते फटते थोड़ी ना पूरे दिन पहनोगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि सुबह मैंने कोई कपड़ा पहना शाम तक वो फट गया, ये थोड़ी ना होता है। तो कपड़ों में क्या आ जाती है, क्रम्पल एंड क्रीज, कपड़ों में सिकुड़न आ जाती है और सलवटें पड़ जाती हैं, क्रीज सलवटें आ जाती है। आंसर ए है,
So to make man and find, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, due to this it would crumple and crease easily while clothes do not make the man, एक जबकि इंसान को कपड़े नहीं बनाते, एक अच्छे इंसान, मतलब अगर आप अच्छा कपड़ा पहनोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान हो, ठीक है ना, अच्छे कपड़े अच्छे इंसान को नहीं बनाते, अच्छा इंसान की वैल्यूज उसको बताती है वो इंसान कैसा है, वैल्यूज से आप अच्छे बनते हो। एंड उसी प्रकार से फाइन फेदर्स डू नॉट मेक फाइन बर्ड्स, ये तो बहुत प्यारी प्रोवर्ब है, काफी फेमस है, फाइनर नहीं, फॉल्टर नहीं, फाइनस नहीं, फाइन बर्ड्स, ठीक है। उसी प्रकार से आप फाइन फेदर्स लगाने से ना, अच्छे पंख लगाने से अच्छी बर्ड नहीं बना दोगे, ये तो बहुत प्यारी प्रोवर्ब है। हाउएवर फिर भी थॉर्न वाज नॉट द सेम मैन, वो सेम मैन नहीं रहा दैट ही हैड बीन, जैसा कि वो हुआ करता था। देयर वाज अ स्वैगर, उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, ठीक है, इन हिज, ठीक है, इन हिज, ऑफ नहीं तो नहीं, इन हिज स्टेप्स, जब वो चल रहा था उसकी चाल में एक कॉन्फिडेंट था। तो गाइस ये थे हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो सेशन को लाइक करें एंड कुछ और पूछना चाह रहे हैं यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।